जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको बिहार बोर्ड का जो 12th का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या किए थे कि 1 से लेके 75 तक के जो प्रश्न था उसका हम लोग एनालिसिस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि 76 से लेके 100 तक के जो प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे और इस टॉपिक को क्या करेंगे कि आपको आज ही समाप्त करेंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है 1989 में, ऑप्शन बी 1990 में, उसके बाद आपको ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 1991 में। तो ये जो सोवियत संघ है इसका विघटन हो जाता है आपको 25 दिसंबर 1991 को, डेट के साथ आपको याद रखना है। और सोवियत संघ जो होते हैं इसको 15 खंडों में जो होता है वो आपको क्या कर दिया जाता है कि आपको तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से एक बात आएगी क्या कि ये जो सोवियत संघ है साथियों यह आपको अस्तित्व में कब आता है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं सोवियत संघ, इसी को कहते हैं यूएसएसआर। यह आपको 1922 में क्या होता है कि आपको अस्तित्व में आता है और 1991 तक जो है ये आपको अस्तित्व में रहता है। तो सोवियत संघ की जो स्थापना किए थे 15 गणराज्यों को मिलाकर वो आपको लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने। जबकि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे वो आपको मिखाइल गोर्बाचोव थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 76 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था। ठीक है ना, क्या है? करता था कर दीजिए क्योंकि अब जो सोवियत संघ है नहीं। ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं व्यापारी गण, राज्य, जनता। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सोवियत संघ में जो स्थापित व्यवस्था थी वो आपको साम्यवादी थी। क्या थी? साम्यवादी थी। मतलब कि सोवियत संघ में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? तो आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आपको जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करता है ना साथियों, वह आपको राज्य करता है। कौन करता है? राज्य करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा राज्य। तो वह आपको बी हो जाएगा। तो देखिए, अभी दुनिया में 3 तरह के अर्थव्यवस्था जो है वो आपको पाए जाते हैं। एक आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था और एक आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण होता है वो आपको निजी व्यक्तियों का, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि राज्य का या आप कहेंगे कह देते हैं कि सरकार का जो होता है पूर्णतः नियंत्रण होती है। उसके बाद आपको क्या है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको क्या होता है कि सरकार और पूंजीपति दोनों का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है। यानी दोनों का जो होता है आधिपत्य होता है। ठीक है ना। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है ना वो आपको मिश्रित है। तो यहाँ पर आपको पूंजीपति और सरकार जो है दोनों मिलकर क्या करते हैं कि कार्य करते हैं। जबकि आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में राज्य वहां पर क्या करता है कि आपको अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करता है। तो अभी जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले अगर हम देशों की बात करेंगे तो इसमें आपको एक मिलेंगे चीन। कौन मिलेंगे? चीन। ठीक है ना। क्या है? चीन। चीन के अलावा आपको क्यूबा। क्या है? क्यूबा। और उत्तर कोरिया। क्या है? उत्तर कोरिया। इन देशों में जो है अभी भी जो है आपको कैसी अर्थव्यवस्था है तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको साम्यवादी है। क्या है? साम्यवादी है। और इन अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं वो आपको राज्य करते हैं। कौन करते हैं? राज्य करते हैं। तो ये जो आपको 77 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था जो थी वो आपको प्रस्तावित जो थी वो आपको की गई थी। तो देखिए, तो शॉक थेरेपी है आखिरकार क्या? तो देखिए, थेरेपी का मतलब ही होता है विद्युत लगाकर आपको चिकित्सा करना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या कि आपको अलग चीज है। तो आपको पता होगा कि सोवियत संघ का जो विघटन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को। क्या है? 91 को। तो ऐसे परिस्थिति में सोवियत संघ से अलग जो देश होता है उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या होता है कि आपको विश्व बैंक और आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से क्या होता है कि उन देशों में जो होता है ना वो आपको पूंजीवादी जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू की जाती है। यानी कि पहले ये देश जो था आपको साम्यवादी था, लेकिन साम्यवादी से डायरेक्ट जो है इसको कहाँ कन्वर्ट किया गया, पूंजीवादी देशों में। तो इसी को कहा गया आपको शॉक थेरेपी। क्या कहा गया? शॉक थेरेपी। तो देखिए, कर रहा है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। तो क्या क्या जानते हैं? तो आपको पूंजीवादी। और शॉक थेरेपी को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाया था वो आपको कौन जानते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए ये जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है ना,
इसकी जो स्थापना होती है कब? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होते हैं, वह आपको शॉक थेरेपी में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपको विश्व बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं आईबीआरडी, क्या कहते हैं? आईबीआरडी, ठीक है ना, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर, क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर, क्या हो जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास में। इसी को हम लोग विश्व बैंक के नाम से सामान्यतः क्या कहते हैं? क्या आपको जानते हैं? क्या कहते हैं? जानते हैं। इसकी जो स्थापना होती है 1944 में, कितना में? 1944 में। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपको आईबीआरडी है, क्या है? आईबीआरडी है, या आपको आईएमएफ है, या आपको शॉक थेरेपी को लाने में क्या किया था? कि आपको अहम भूमिका जो था वो आपको निभाया था। तो शॉक थेरेपी था क्या? तो सोवियत संघ से अलग हुए जो आपको देश थे, क्या थे? देश थे। उन देशों में क्या है कि आपको विश्व बैंक और आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से जो पूंजीवादी व्यवस्था लाई गई, उसी को कहा गया शॉक थेरेपी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्या है कि सोवियत अर्थव्यवस्था ने, यानी सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? क्या है? क्यों खो दी? देखिए, इसके पीछे क्या कारण था, समझिए। लगता है कि यह ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया था, तो ऐसी बात नहीं है। क्या है? नहीं, ये लोकतांत्रिक नहीं था, यह आपको अधिनायकवादी था, ठीक है ना। जैसे देखिए, लेनिन जैसे शासक के नाम जानते होइएगा, स्टालिन जैसे शासक के नाम जानते होइएगा, ये सब क्रूर शासक थे। क्या थे? क्रूर शासक थे, ठीक है ना। तो वहां तो लोकतांत्रिक चीज थी ही नहीं। जो भी इनके विरोधी होते थे उनको रास्ते से हटा दिया जाता था। दूसरी बात है, जनता व्यवस्था से हो गई थी, तो ऐसा भी कोई चीज आपको नहीं है। क्या है? नहीं है। हाँ, हालांकि विरोध था। क्या था? विरोध था। उसके बाद क्या रहा है, ये जनता का शोषण जो है वो आपको कर रही थी। तो देखिए, तो जनता का भी शोषण हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो चुनना था। हमारा जो सबसे बेस्ट विकल्प क्या होगा? तो यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की क्या हो गई थी? क्या आपको व्यवस्था हो गई थी। इसीलिए सोवियत संघ जो होती है अपनी लोकप्रियता क्या कर देती है? क्या आपको खो देती है। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। और इस प्रकार से सोवियत संघ जो है वो आपको बनता है 1922 में, और 1991 में इसका क्या हो जाता है? कि आपको विघटन हो जाता है। और सोवियत संघ के विघटन में जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, वह आपको सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, जो आपको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति को क्या करता है? कि आपको शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते थे। यहाँ से आगे चलने से पहले एक चीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अक्सर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको पेरेस्ट्रोइका क्या है? पेरेस्ट्रोइका और क्या कहते जाते हैं? ग्लासनोस्ट, क्या है? ग्लासनोस्ट की नीति जो है वो कौन शुरू किया था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो आपको मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया था? कि आपको शुरू किया था। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन, ठीक है ना। और ग्लासनोस्ट का मतलब जो होता है वो होता है आपको खुलापन। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है कौन राज्य बना? यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब जानते हैं, तो 25 दिसंबर 1991 को, क्या है? 1991 को। तो कह रहा है कि इसका उत्तराधिकारी जो बना कौन बना, ठीक है ना। कह रहा है आपको बेलारूस, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको सही है। तो देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं आप, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब जो था ना, वो आपको सोवियत संघ का ही क्या था? कि आपको हिस्सा था। लेकिन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो बना वो आपको रूस बना। और एक चीज आप और याद रखेंगे कि रूस के जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने विघटन के बाद, वो आपको बोरिस एल्त्सिन बने थे। कौन बने थे? बोरिस एल्त्सिन। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि रूस के प्रथम जो आपको राष्ट्रपति बने थे कौन? तो क्या कहेंगे? बोरिस एल्त्सिन। तो साथियों, इसे याद रखना। और अभी जो रूस के राष्ट्रपति है वह है आपको व्लादिमीर पुतिन। तो इन सभी बातों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो 80 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है, क्या है? विवाद है, उसका क्या कारण है? मतलब सबसे बड़ा विवाद जो है क्या, सबसे बड़ा मुद्दा जो है क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है जल विवाद, सीमा विवाद, आतंकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, वो आपको जल विवाद है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी को भी लेकर, ठीक है ना, इसके अलावा आपको क्या है, गंगा नदी को लेकर भी क्या है कि आपको जल विवाद है। इसके अलावा जो है आपको क्या कहते हैं कि ताप्ती नदी को लेकर भी क्या है कि आपको जल विवाद है। तो देखिए, तो ये जो बांग्लादेश है, इसे हम लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से क्या कहते थे? कि आपको जानते थे। और इस बांग्लादेश का उदय होता है 1971 में, ठीक है ना। और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है वो आपको शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। तो इसे भी आपको याद रखिएगा।
और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ जो होता है अपना बॉर्डर जो होता है शेयर करता है। तो जान लीजिए वो 5 राज्य कौन-कौन है? तो इसमें सबसे पहले याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जो हो जाएगा आपको असम, क्या हो जाएगा? असम। असम के बाद जो हो जाएगा आपको मेघालय, क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय के बाद हो जाएगा साथियों मिजोरम, क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम के बाद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जानते हैं आपको त्रिपुरा, क्या है? त्रिपुरा। तो ये ऐसे 5 राज्य है, ठीक है ना? जो आपको बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ जानते हैं? तो आपको भारत मतलब बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना? मतलब भारतीय या 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है आपको कुछ जगहों पे जो है सीमा को लेकर भी क्या है विवाद है, लेकिन सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो आपको जल विवाद को लेकर है, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है समझिए इसे, ठीक है ना? और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट करके बताओगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा जो था वो आपको क्या था? तो यह था आपको कश्मीर, क्या था? कश्मीर। क्योंकि कश्मीर को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपको हमेशा जो है आपको विवाद रहा है, ठीक है ना? और अभी तक भी जो है वो आपको विवाद है, क्या है? विवाद है। क्योंकि पाकिस्तान का कहना है ये जो कश्मीर है वो क्या है कि आपको मतलब हमारा है, क्या है? हमारा है। यहाँ के जो राजा थे आपको क्या कहते हैं श्रीहरि सिंह, उन्होंने लोगों से क्या किया कि आपको मतलब जन्म संग्रह मतलब कराए बिना जो है वो आपको भारतीय राज्य में मिल गए थे, ठीक है ना? तो इसी बात को लेकर आपको विवाद है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो कश्मीर रियासत है इसका जो विलय होता है वो आपको भारत में कब होता है? तो 26 अक्टूबर 1947 को। तो इस बात को आपको याद रखिएगा कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर रियासत का जो विलय होता है वो आपको भारतीय संघ में होता है। और विलय कौन करते हैं? तो आपको राजा हरि सिंह। कौन है? राजा हरि सिंह। क्या कहेंगे? राजा हरि सिंह। तो देखिए तो यहाँ से आपका प्रश्न जो है क्या कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का जो 1947 में मुख्य कारण था वो क्या था? कश्मीर। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पाकिस्तान है भारत का एक पड़ोसी देश है और यह आपको भारत के किन किन राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है इसको भी जान लीजिए। जैसे देखिए तो सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे तो आपको गुजरात, क्या है? गुजरात। उसके बाद जो हो जाएगा साथियों राजस्थान, क्या है? राजस्थान। राजस्थान के बाद जो हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको पंजाब, क्या है? पंजाब। पंजाब के बाद जो हो जाएगा आपको जम्मू और कश्मीर, क्या कहेंगे? जम्मू और कश्मीर, यानी कि जे एंड के, यानी समझ जाएगा जम्मू और कश्मीर। इसके बाद जो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं? लद्दाख, क्या हो जाएगा? लद्दाख, क्या है? लद्दाख। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख, यह अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है इसे लिखने में। देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए यहाँ सुनिए हो जाएगा आपको जम्मू, क्या हो जाएगा? जम्मू और क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको कश्मीर, क्या है? जम्मू और कश्मीर, क्या है? कश्मीर। और उसके बाद जो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं? तो आपको लद्दाख, क्या है? लद्दाख। तो ये जो दोनों देख रहे हैं ना आपको जम्मू कश्मीर और आपको लद्दाख, ये दोनों जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि इधर भारत के जो 3 राज्य है, ठीक है ना? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये आपको पाकिस्तान के साथ जो है अपने बाउंड्री को शेयर करता है। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा सबसे ज्यादा आपको जो विवाद होता है वो आपको कहाँ जानते हैं? तो आपको ये जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर यहाँ पर, और दूसरी बात जो होती है वो आपको पंजाब में, क्या है? पंजाब में। हाल के वर्ष में पंजाब जो है वो आपको क्या है कि आपको काफी ज्यादा सेंसिटिव स्टेट जो है वो आपको भारत के लिए हो चुका है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो ये जो 82 नंबर प्रश्न है साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो देखिए 1987 में, क्या है? 1987 में। तो क्या हुआ था कि आपको श्रीलंका के जो उत्तरी हिस्सा था जिसको हम लोग जाफना के नाम से जानते हैं, वहां पर आपको क्या था कि आपको एलटीटी का आतंक जो था बढ़ते जा रहा था। यानी कि एलटीटी जो है वह आपको क्या जानते हैं कि आपको श्रीलंका का एक जो है वो आपको उग्रवादी संगठन था जो आपको तमिलों के संघर्ष के लिए क्या था कि आपको लड़ाई जो था आपको लड़ रहा था। तो श्रीलंका में जब जातीय संघर्ष हुआ, क्या हुआ? संघर्ष हुआ सिली और तमिल के बीच में। तो भारत सरकार जो है ठीक है ना अपनी सेना को 1987 में वहां भेजता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन पीकिंग फोर्स, क्या है? फोर्स, जो 1987 में आपको क्या होती है कि आपको श्रीलंका में प्रवेश करती है, क्या है? प्रवेश करती है। फिर आपको 1989 में जो होती है वो आपको क्या होती है कि आपको वापस लौट जाती है। तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो क्या कहोगे? 1987 में। वहां से वापस कब आ जाती भारतीय सेना? 1989 में। और श्रीलंका जो है क्या है? तो कहेंगे भारत का एक द्वीपीय पड़ोसी देश है, क्या है? द्वीपीय पड़ोसी देश है जो कि आपको हिंद महासागर में क्या है कि आपको स्थित है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से
याद रखना है। ये जो देख रहे हैं 83 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और श्रीलंका में क्या है कि आपको शांति सेना भेजने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो थे आपको राजीव गांधी। याद रखिएगा इससे भी, ठीक है ना। और राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल क्या था? तो आपको 1984 से 1989 क्या है? 1989। और ये देश के सबसे युवा क्या है कि जानते हैं कि आपको प्रधानमंत्री अब तक के। दूसरी बात की भारत में कंप्यूटर लाने का जो श्रेय जाता है वो आपको राजीव गांधी जी को जाता है। और इन्हीं के समय में आपको क्या हुआ था कि आपको 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत आपको दल बदल कानून जो है वो आपको बने थे। तो ये सब हम बहुत पहले भी पढ़ाए हुए हैं, इसलिए इसको हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझते हैं। देखिए कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपको क्या है? कह रहा है टोक्यो, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो यूनिसेफ है, क्या है? यूनिसेफ, ठीक है ना। इस यूनिसेफ का जो गठन होता है वो आपको कब होता है ये जान लीजिए, ठीक है ना। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ साथियों, ये जो यूनिसेफ है ना 11 दिसंबर, ठीक है ना, 1946 को क्या होता है कि इसका मतलब की स्थापना होती है, यानी कि इसका जो है वह को गठन होता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी, ये जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, चिल्ड्रन फंड, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, यानी कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र जो आपको क्या कहते हैं कि बाल आपात कोष जो होता है, वही इसका क्या होता है कि आपको पूरा नाम होता है। और यह आपको बच्चों के हित के लिए क्या करता है कि आपको कार्य करता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो आपका प्रश्न है 84 नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी इसके खोलू भी पूछे जाते हैं, जिसे देख लीजिएगा गठन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। फिर देखिए इसमें और भी कई शहर है जिसके बारे में थोड़ी सी विशेषता जान लीजिए। जैसे देखिए आपको यहाँ पे लंदन है, तो लंदन में क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, याद रखिएगा किसका मुख्यालय है? तो जो आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल है, क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका मुख्यालय है। शिकागो नाम का जो शहर हो गया वो आपको कहाँ हो गया था? आपको अमेरिका में। क्या है? अमेरिका में, जहाँ आपको स्वामी विवेकानंद जी जो होते हैं वो आपको 1893 में एक विश्व प्रसिद्ध अपना क्या कहते हैं कि आपको भाषण देते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। न्यूयॉर्क के बारे में जानते होगा कि अमेरिका में टोक्यो जो है वो आपको जापान की क्या है कि आपको राजधानी है। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है वो आपको जापान में हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी टोक्यो ओलंपिक में क्या होता है कि नीरज चोपड़ा जो है ट्रैक एंड फील्ड में, ठीक है ना, कि आपको पहले एथलीट बने थे जो आपको क्या कहते हैं कि गोल्ड मेडल जो थे वो आपको जीते हुए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो 84 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पहले जान लीजिए, यूनिसेफ का मुख्यालय तो कहेंगे आपको न्यूयॉर्क में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी? तो साथियों विश्व बैंक की स्थापना जो है ना वो आपको कितना में हुआ था? 1944 में। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं विश्व बैंक, जिसको हम लोग आईबीआरडी के नाम से जानते हैं। आईबीआरडी मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल बैंक फॉर क्या कहेंगे? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसके बाद आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस दोनों की जो स्थापना होती है ना वो आपको कब होती है जानते हैं? तो आपको 1944 में। कब होती है? 1944 में। किस सम्मेलन के द्वारा? तो आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। तो यहाँ से एक बात पूछी जाएगी आपसे कि बताइए कि ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ये आपको कहाँ हुआ था? तो कहेंगे आपको अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। और इसी में निर्णय लिया गया था आपको विश्व बैंक और क्या कहेंगे ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापित करने का। तो वही आपका प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहिएगा? 1944 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। और इसका पूर्ण क्या देखिएगा? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड क्या कहेंगे जाते हैं? तो आपको डेवलपमेंट। उसके बाद आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किसे आपको याद रखना है। और इस दोनों संस्था की स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा। और भी ऑप्शन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 1949 में भारत जो होता है वो आपको कॉमनवेल्थ का जो होता है वो आपको सदस्य बनता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। दूसरी बात 1949 में ही हमारा संविधान जो है बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। चलिए 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से आपको क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था, इसे याद रखेंगे। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होता है कि आपको गठन होता है। क्या होता है? गठन होता है, जिसको हम लोग एनडीसी के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो बोलेंगे कि बताइए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब होता है? तो 1952 में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो 85 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो आपको बी नंबर 1944। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? कह रहा है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व जो है वो आपको स्थापित रखता है, ठीक है ना। कैसे? तो अपने व्यापार के द्वारा,
अपने तकनीक के द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा? डी। आज भी देखते होइएगा कि अमेरिका का जो है लगभग आपको क्या जानते हैं कि आपको 750 से अधिक जो है सैनिक अड्डे जो है वो आपको दूसरे देश में क्या है, दूसरे देश में, जो इसके पावरफुल होने का क्या है कि आपको सूचक है, जो इसके विश्व महाशक्ति होने का क्या है कि आपको सूचक है। हालांकि अब इसे धीरे धीरे जो है आपको चीन जो है वो आपको चुनौती दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो वही प्रश्न आपका कह रहा है 86 नंबर कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है। आप क्या कहिएगा? दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और इससे भी जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 से, तब से पूरी दुनिया पर जो है आपको किसका वर्चस्व स्थापित है जानते हैं? तो आपको अमेरिका का। और अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति है तो आपको कौन है? तो आपको जो बाइडेन है, जो कि आपको डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या कहते हैं कि आपको प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये 2020 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के तत्कालीन समय के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था आपको क्या जानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें ये पराजित किए थे। और अभी अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। तो इन सभी बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। कमला हैरिस का नाम हम इसलिए बताएं क्योंकि यह भारतीय मूल की है। क्या है? भारतीय मूल की है। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न को, देखें क्या कह रहा है, सुनिए। कहा कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान जो है किसने की थी, ठीक है ना। तो देखिए, आईएमएफ, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, तो आपको आईएमएफ। हालांकि बाद में यहाँ पर कहीं कहीं आपको आंसर मिलेंगे, आपको विश्व बैंक भी। क्या मिलेंगे? विश्व बैंक भी। लेकिन इसका जो सबसे जबरदस्त आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वह आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है क्या? तो विश्व की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब कि पूरे दुनिया से, पूरी दुनिया के देश जो है कनेक्ट हो जाए, तो वही तो आपको क्या है कि आपको वैश्वीकरण है। क्या है? वैश्वीकरण है। तो देखिए, तो ये जो आईएमएफ है, इसकी स्थापना जो होती है 1944 में, याद देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो होती है 1945 में। उसके बाद है विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, याद रखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना जो होती है 1992 में। कितना है? 1992 में, ठीक है ना। और इसका पहला नाम होता है यूरोप का आर्थिक समुदाय, जो 1957 में स्थापित हुआ होता है। चलिए अब हम यहाँ से जान लेते हैं इसका मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है, क्योंकि ये चीज भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आईएमएफ का जो मुख्यालय है ना वो आपको वाशिंगटन है। क्या है? वाशिंगटन। क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको डीसी है, जिसको आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है साथियों वो आपको न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क है, ठीक है ना, अमेरिका में। उसके बाद जो है आपको विश्व बैंक का मुख्यालय, तो ये आपको वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी है, इसको आपको याद रखिएगा। देखते हैं कि दुनिया में जो भी आपको आर्थिक संस्थाएं हैं उसका मुख्यालय आपको अमेरिका में मिलेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो आपको ब्रुसेल्स में। क्या है? ब्रुसेल्स में। तो साथियों इन चीजों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। और ब्रुसेल्स जो है वो है का, तो वो आपको बेल्जियम है। क्या है? बेल्जियम में। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। इसका पहला आंसर पहले जान लीजिए, ए है, बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्या भारत आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है आपको सदस्य जो है वो आपको है? क्या कहेंगे कि हाँ, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। तो कैसा? तो कहेंगे संस्थापक। क्या है? संस्थापक। क्योंकि भारत जो है 1945 में जो होता है ना आपको आईएमएफ का क्या हो जाता है कि आपको सदस्य बन जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन जाता है। तो देखिए, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होते हैं ना वो आपको क्या कहते हैं जानते हैं? कि आपको दुनिया के देशों को या अपने सदस्य देशों को क्या कहता है कि आपको ऋण प्रदान करता है। क्या कहता है? ऋण प्रदान करता है, ठीक है ना। तो यह ऋण प्रदान जो करता है ना वो आपको अल्पकाल के लिए, कैसे करता है? अल्पकाल के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुछ बताइए। तो देखिए, तो विश्व बैंक जो होते हैं ना वो आपको जो ऋण प्रदान करते हैं एक दीर्घ अवधि के लिए, जबकि आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होते हैं वो आपको अल्प अवधि के लिए क्या करते हैं कि आपको ऋण प्रदान करते हैं। तो इन चीजों को आपको देख लेना है। तो 88 का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वह आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में भी आप हमें बताएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। आईएमएफ के कितने सदस्य देश है? ठीक है ना, 193, 190, 51, ठीक है ना, 12। इसका जो सदस्य देश है अभी वो आपको कितने हैं? 190। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभी कितने सदस्य थे? क्या कहिएगा? तो आपको 190। और इसका जो 190 सदस्य देश जो है, यानी कि 190 नंबर का जो सदस्य देश है वो आपको कौन है? तो वो आपको अंडोरा है। कौन है? अंडोरा है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है ना, तो यहाँ से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। ये जो आपको आईएमएफ है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो आईएमएफ का पूर्ण रूप भी आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल। क्या कहेंगे? इंटरनेशनल। क्या है? इंटर
नेशनल क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी क्या है, मॉनेटरी क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको फंड क्या है, फंड, या आपको आईएमएफ का क्या है जानते हैं, तो आपको उल्लू, तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, क्या है, आगे चलते हैं और कुछ चीजों को जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ अवस्थित है, तो देखिए, तो ये जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है साथियों, यह आपको कह रहा है कि लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, रोम, ये आपको ब्रुसेल्स में क्या है कि आपको अवस्थित है। तो इन चीजों को आपको देख लेना। और भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो जान लीजिए वहां पे किस किस संस्था का मुख्यालय है, थोड़ा सा जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले इसका सही आंसर जान लीजिए इस प्रश्न का, वो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे। चलिए देखिए, तो लंदन में जो है ना, वो आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहेंगे, एमएनएसटी क्या कहेंगे, एमएनएसटी इंटरनेशनल जो है उसका क्या जानते हैं, तो आपको मुख्यालय क्या है, मुख्यालय, इसको आपको याद रखना है। और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है साथियों, इसका गठन जो होता है ना, वो आपको 1961 में क्या है, 1961 में। और यह आपको एक मानवाधिकार क्या है, कि आपको संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में बनाया गया। चलिए पेरिस में जो है वो आपको यूनेस्को का क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय। इसके अलावा आपको इंटरपोल क्या है, ये जो इंटरपोल है, ठीक है ना, तो इंटरपोल का भी जो मुख्यालय वो क्या है, तो आपको पेरिस में है। उसके बाद है ब्रुसेल्स में, या आपको यूरोपीय संघ का मुख्यालय, किसका मुख्यालय है, यूरोपीय संघ का। देखिए सबको आपको याद रखना है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है, तो क्या कहेंगे, ब्रुसेल्स में। उसके बाद रोम में जो है वो आपको एफएओ का मुख्यालय, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कहने का मतलब हुआ खाद्य और कृषि संगठन की जो मुख्यालय, वो आपको क्या है ना, तो आपको रोम में। और एक चीज याद रखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस जो होता है वो आपको कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही क्या हुआ था कि आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, कि आपको स्थापना होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और यहाँ से जो भी एनालिसिस किए जाते हैं सबको आप कॉपी पे बढ़िया से लिखते चलेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से किसी प्रकार की कोई प्रश्न आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में लाकर रख दिया था, तो देखिए कह रहा है 1992, ठीक है ना। आपको जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसकी बात हो रही है, क्योंकि सबसे पहले आपको जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो देखिए तो 3 पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कम से कम आप याद रखिएगा। तो देखिए तो सबसे पहले पृथ्वी वर्ष इधर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको एक डाटा पे आप देख लीजिएगा। तो देखिए तो पृथ्वी सम्मेलन, तो 3 पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपको क्या करना है, कि आपको जानना है। तो एक तरफ हो जाएगा आपको पृथ्वी सम्मेलन, क्या हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना। और एक तरफ जो हो जाएगा क्या जानते हैं, आयोजित वर्ष, क्या हो जाएगा, आयोजित वर्ष, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आयोजित वर्ष। अब उसके बाद जो हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि स्थान, क्या हो जाएगा, स्थान, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे आयोजित वर्ष से बेहतर होगा, यहाँ पे हम दे देते हैं स्थान, क्या है, स्थान, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो देखिए स्थान क्या हो जाएगा, स्थान। और उसके बाद जो रहेगा इधर आपको कब आयोजित हुआ था यह जाने के। तो चलिए सही से देख लेते हैं। तो चलो देखो यहाँ 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। सबसे पहले पहला क्या है, पहला पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद आपको दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, देखिए इसको याद रखिएगा। और उसके बाद जो जाएगा आपको तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, क्या हो जाएगा, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। तो साथियों 3 पृथ्वी सम्मेलन कब कब हुए थे, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले पहला पृथ्वी सम्मेलन जो होता है वो आपको 1992 में, दूसरा 1997। देखिए डाटा को आप तैयार रखिएगा। उसके बाद आपको 2002 में, क्या है, 2002 में। तो इससे भी आपको याद रखना है कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, तो आपको 2002 में। अब देखिए कि ये जो पृथ्वी सम्मेलन है पहला, वो आपको कहाँ हुआ था, तो यह आपको ब्राजील के अंदर होता है, रियो में। क्या होता है, रियो डी जेनेरियो, यह आपको ब्राजील में। दूसरा जो होता है आपको न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर, क्या है, अमेरिका के अंदर। तीसरा जो है आपको जोहान्सबर्ग, क्या है, जोहान्सबर्ग, जो कि आपको दक्षिण अफ्रीका के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये 3 पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो वही आपका प्रश्न खड़ा है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में क्या है, कि आपको ला दिया। तो वो था आपको पहला पृथ्वी सम्मेलन, जो कि आपको 1992 में क्या है, कि आपको हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, कि आपको सही है, क्या है, सही है। उसके बाद 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था, इसे भी आप याद रख सकते हैं। 1987 में जो है वो आपको मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, कनाडा में, क्या है, कनाडा में, ओजोन परत के रक्षण के लिए। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना जो है वो आपको किस वर्ष की गई थी, तो देखिए 1947, 1948, 1950, 1955। तो देखिए तो योजना की जो स्थापना हुई थी ना, वो आपको 1950 में हुई थी। और डेट के साथ याद रखिएगा
15 मार्च 1950 को क्या है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या होती है, क्या आपको स्थापना होती है, क्या होती है, स्थापना होती है। और एक चीज याद रखिएगा कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे कहेंगे कौन जानते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। आप कहिएगा सर होते थे कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो साथियों अब योजना आयोग जो है नहीं है, क्योंकि योजना आयोग को 2014 में ही क्या कर दिया गया, कि आपको भंग कर दिया गया और इसके जगह पर एक नई संस्था स्थापित की गई। इसका नाम है आपको नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि योजना आयोग की जगह पर कौन संस्था है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। यह कैसी संस्था थी, तो कहेंगे एक गैर संवैधानिक संस्था थी और आपको सलाहकारी संस्था थी। और यह संसद के क्या होता है जानते हैं, कि कानून के द्वारा जो था वो आपको स्थापित हुआ था, यानी कि तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर पूछेंगे कि योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। योजना के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। वर्तमान में जो है आपको सॉरी वर्तमान कहते हैं, इसके जो अंतिम जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, यानी कि योजना आयोग के, तो कहेंगे मोन्टेक सिंह आहूवालिया। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। तो यहाँ से फिर एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि ये जो नीति आयोग है ये कब स्थापित हुआ था, तो देखिए था 1 जनवरी 2015 को। कितना को, 1 जनवरी 2015 को। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए 1947 का वर्ष दिया हुआ है, तो 1947 में एशियाई सीमांत सम्मेलन का आयोजन जो होता है आपको नई दिल्ली में। 1948 में जो होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं, WHO की स्थापना होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 1950 में योजना की स्थापना होती है। इसके अलावा आपको चुनाव आयोग का क्या होता है, कि आपको गठन होता है। हमारा संविधान जो होता है पूर्ण रूप से लागू होता है। 1955 में आपको बाटुंग सम्मेलन होता है। क्या होता है, बाटुंग सम्मेलन, या इसी का ऑफिशियल नाम जो होता है ना, एफ्रो एशियाई सम्मेलन। क्या कहते हैं इसी को, एफ्रो एशियाई सम्मेलन। तो इससे भी आप याद रखिएगा, बाटुंग सम्मेलन कहिए तब, या आप एफ्रो एशियाई क्या कहेंगे, एफ्रो एशियाई सम्मेलन क्या है, एशियो एफआई सम्मेलन कहिए तब। दोनों बातें क्या है, तो आपको एक ही है, क्या है, एक ही है। तो ये जो आप देख रहे हैं एफ्रो एशियाई सम्मेलन, वो आपको क्या हुआ था जानते हैं, तो आपको इंडोनेशिया के आपको जावा द्वीप के बाटुंग में हुआ था। कब, 1955 में। क्या है, 1955 में। और इसी में क्या होता है जानते हैं, कि आपको गुटनिरपेक्षता की नीति की जो होती है साथियों, वो नींव जो होती है वो आपको रखी जाती है। तो ये जो देख रहे हैं 92 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और जो एनालिसिस करके बताया जा रहा है उसको आपको बेहतर तरीके से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो देखें तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है ना, वो आपको 1951 में। क्या होती है, 1951 में। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है साथियों, ये आपको 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी और आपको 31 मार्च, क्या है, 31 मार्च 1956 को ये क्या होती है, क्या आपको समाप्त होती है। देखिए इसमें एक डेट आया होगा 1 अप्रैल, ठीक है ना, और एक आपको 31 मार्च, क्या है, 31 मार्च। तो देखिए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है वो भारत सरकार का क्या होता है जानते हैं, तो आपको वित्तीय वर्ष होता है। क्या होता है, वित्तीय वर्ष। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है, तब क्या कहोगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। फिर यहाँ से साथियों प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो आपको किस देश से प्रेरित है, तो आपको सोवियत संघ से जो है वो आपको प्रेरित है। और ये जो पंचवर्षीय योजना है या आपको आर्थिक नियोजन इसी को कहते हैं, यह आपको किस सूची का विषय है, तो यह आपको साथियों समवर्ती सूची का क्या है, कि आपको विषय है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो देखिए तो ये जो 93 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसे भी याद रखिएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो होती है 2017 में जो होती है समाप्त होती है। इसका मतलब है यह 2012 में क्या होती है, शुरू होती है। इसे भी याद रखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2000 कितना जानते हैं, 12 में जो होती है आपको क्या होती है जानते हैं, कि आपको शुरू होती है और 2017 में आपको समाप्त होती है। इन सभी चीजों को साथियों आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा साथियों क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर क्या है, कि आपको आधारित है। यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, वो आपको गांधी दर्शन पर आधारित है, क्योंकि गांधी जी का यह प्रबल इच्छा था कि भारत में पंचायतों की क्या किया जाए, कि आपको स्थापना किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए तो अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था जो किस विचारधारा पर है, तो कहेंगे आपको गांधी दर्शन पर। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब होती है, तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की क्या होती है, कि आपको शुरुआत होती है। कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर जिला से, ठीक है ना। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में भी क्या होता है, कि आपको शुरू किया जाता है, यानी कि अक्टूबर के उसी माह में, ठीक है ना, 11 अक्टूबर को। तो देखिए तो पंचायती राज को शुरू करने वाले
जो दो प्रारंभिक राज्य है वो आपको कौन जानते हैं? तो आपको ये राजस्थान और दूसरा जो हो जाएगा वो आपको आंध्र प्रदेश। और ये जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है भारत में वो आपको त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। इसका मतलब क्या हो गया कि पंचायती राज के जो है आपको हमारे यहाँ तीन लेयर है। तो देखिए, तो वो तीन लेयर कौन कौन है इसे आप लोग देख लीजिएगा कितना बार हम इसे बताए हुए हैं। सबसे पहले इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। आप इसे जानते होंगे, ठीक है ना, टेंथ तक पढ़े होंगे भी इसे। तो देखिए तीन स्तर पर कौन कौन है। तो देखिए, एक सबसे पहले आपको ग्राम स्तर पर क्या है, ग्राम स्तर पर। तो क्या हो जाएगा आपको, यानी कि ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। याद रखिएगा कि ग्राम स्तर पर क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, तो आपको ग्राम पंचायत, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा कि ग्राम स्तर पर ग्राम को क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको पंचायत। क्या है? पंचायत। उसके बाद हो जाएगा आपको प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर जो जाएगा वो आपको पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। उसके बाद जो जाएगा साथियों जिला स्तर पर। क्या है? जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर कौन हो जाएगा जानते हैं, तो आपको जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आ जानते हैं कि आपको ग्राम स्तर पर क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। जिला स्तर पर कहेंगे साथियों तो जिला परिषद। क्या हो जाएगा? जिला परिषद, ठीक है। तो इस तीनों लेयर को आपको याद रखना है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, इसका जो सुझाव दिया था वो आपको बलवंत राय मेहता ने। और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, जिसका उद्घाटन आपको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो होता है वो आपको क्या होता है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया जाता है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यकाल जो है आपको पूरा नहीं किया। क्या किया? पूरा नहीं किया कह रहा है। देखिए, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थे। देखिए, तो यह अपना जो कार्यकाल है पूरा करते हैं। क्या है? पूरा करते थे। देखिए, तो ये जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार बनती है वो आपको कब बनती है, 2004 में। और 2004 से 2014 तक जो होता है लगातार दो कार्यकाल के लिए यूपीए सरकार जो होती है अपने कार्यकाल को पूरा करती है। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है कि आपको नहीं होगा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली आपको क्या कहेंगे कि आपको एनडीए सरकार। क्या है? एनडीए सरकार। देखिए और भी देख लेते हैं। उसके बाद कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, बीपीसी के नेतृत्व वाली क्या कहेंगे, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले जो आपको प्रधानमंत्री बने थे कौन, बीपीसी। क्या? बीपीसी 1990 में। और फिर इनकी सरकार जो होती है वो सॉरी 1989 में बने थे, 1990 में इनकी सरकार क्या होती है कि आपको गिर जाती है। क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कौन, 95 नंबर प्रश्न। तो इसमें जो दिए गए ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको छांटना पड़ेगा। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो क्या कहेंगे, बीपीसी के नेतृत्व वाली। बाकी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है ये अपना लगातार जो है दूसरा कार्यकाल जो है 2024 में क्या करेगा कि आपको पूरा करेगा। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब सही कथन है। क्या है? सही कथन है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, तो यह जो है आपको 1996 बना था। हालांकि ये भी अपना कार्यकाल उस समय पूरा जो था वो आपको सॉरी एनडीए कहते हैं, मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। देखिए 1996 में आपको राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, ठीक है ना। साथियों मिस हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। राष्ट्रीय मोर्चा कहते हैं संयुक्त मोर्चा के। तो ये जो एनडीए है ना यह आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही बनता है, जिसमें आपको 24 घटक दल होते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो होते हैं इस कार्यकाल को क्या कहते हैं कि आपको पूरा करते हैं। क्या करते हैं? पूरा करते थे। देखिए तो यहाँ सबसे बेस्ट विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगर ये डी नंबर विकल्प नहीं रहता तब आपको क्या होता है कि ये बी नंबर विकल्प जो है चल सकता था, ठीक है ना। तीन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और आपको बताया भी होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार आपको 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए, और तीसरी बार आपको 5 साल के लिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार जो है आपको कब बनी थी, तो यह आपको 1996 में। तो देखिए तो संयुक्त मोर्चा की सरकार जो है 1996 से क्या होता है कि आपको 1998 तक, क्या है, 1996 से 1998 तक जो सरकार रहती है संयुक्त मोर्चा की। तो ये संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती कैसे है, तो जब आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो होती है वो आपको गिर जाती है मात्र 13 दिनों में, तब आपको संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है। और यह संयुक्त मोर्चा 1996 से 1998 तक जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको चलता है। तो इसमें जो आपको प्रधानमंत्री बनते हैं कौन कौन व्यक्ति बनते हैं इस अवधि में, तो देखिए एक आपको एच डी देवगौड़ा कौन बनते हैं, एच डी क्या कहने जाते हैं, देवगौड़ा। कौन? एच डी देवगौड़ा। और उसके बाद जो है आपको बनते हैं आई के गुजराल। क्या है? आई के गुजराल। क्या है? आई के गुजराल। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए तो ये जो देखना है संयुक्त मोर्चा की सरकार जो देखना है, इस संयुक्त मोर्चा की सरकार में आपको दो लोग आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन कौन? तो कहेंगे एच डी देवगौड़ा और आई के गुजराल। और संयुक्त मोर्चा की सरकार
मात्र 2 वर्षों में की जाती है। फिर आपको क्या होता है कि एनडीए सरकार बनती है, किनका जानते हैं? तो आपको यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में थे। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार बनी थी उसमें घटक दलों की संख्या कितनी थी? तो उसमें जो साथियों घटक दलों की संख्या थी वो आपको 24 थी। क्या थे? 24 थी। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना? चलिए, तो ये जो देख रहे हैं 6वें नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि 1996 में, एक बार रिविजन कर लीजिए, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरती है 13 दिन में। उसके बाद जो होता है आपको संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है और संयुक्त मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री पहले पर बनते हैं एच डी देवगौड़ा। उसके बाद आपको आई के गुजराल। लेकिन यह संयुक्त मोर्चा की सरकार फिर 1998 में क्या हो जाती है कि आपको गिर जाती है। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, मतलब अस्थायी सदस्य देश का। तो साथियों वो आपको 2 वर्ष होता है। क्या है? 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो आपको 15 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। देखिए, सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं तो क्या कहेंगे कि टोटल आपको 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको 10 होते हैं ना वो आपको अस्थायी क्या होते हैं? 10 था सॉरी 10 जो होते हैं ना वो आपको अस्थायी। देखिए यहाँ 10 क्या कहेंगे? तो आपको अस्थायी क्या कहेंगे? अस्थायी, ठीक है ना? और उसके बाद 5 जो होते हैं वो आपको अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। यानी कि टोटल 15 सदस्य हो गया। तो देखिए, तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो है वो आपको क्या है, यहाँ पर बताने की आवश्यकता है ये नहीं, क्योंकि इनको सरकारी नौकरी है, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए है। उसके बाद जो है 10 जो है आपको अस्थायी सदस्य देश, जो आपको समय समय पर क्या होता है कि आपको बदलते रहते हैं। तो इन्हीं अस्थायी सदस्य देश का जो कार्यकाल है वो आपको कितने वर्ष का होता है जानते हैं? तो आपको 2 वर्ष का। क्या है? 2 वर्ष का। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश नहीं है। तो याद रखिएगा, इस 5 को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी का नाम याद रखेंगे। देखिए, तो आपको अमेरिका क्या हो जाएगा? अमेरिका। उसके बाद आपको कनाडा क्या हो जाएगा? सॉरी, कनाडा कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका के बाद आपको ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद हो जाएगा आपको फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस के अलावा आपको रूस। और एशिया से एक देश है जो आपको चीन। तो देखिए, तो अमेरिका हो गया आपको उत्तरी अमेरिका से। कहां से? उत्तरी अमेरिका से ब्रिटेन, फ्रांस और आपको क्या कहते हैं? रूस। यह जो हो गया आपको यूरोप से। और उसके बाद चीन जो हो गया वो आपको एशिया से। कहां से? एशिया से। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, तो अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, क्या निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? देखिए, क्या है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन। का देखिए, तो ये जो देख रहे हैं ना संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका अंग जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको कितने हैं? तो आपको 6 अंग है। देखिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दुनिया में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर, ठीक है ना, 1945 को क्या हुआ था कि आपको गठित हुआ था। और इसमें अभी जो सदस्य देश है वो आपको 193 है। और इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो आपको 50 थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े आपको अधिकारी होते हैं वो आपको कौन होते हैं जानते हैं? तो ये आपको मतलब महासचिव होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो आपको त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? वो आपको यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो देखिए, तो ये जो वित्त विधेयक होते हैं ना, इस वित्त विधेयक को साथियों राज्यसभा जो होते हैं 14 दिनों से अधिक तक रोक कर नहीं रख सकता है। अगर कोई भी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों से अधिक तक अगर रोक कर रखता है तो उस विधेयक को क्या होता है कि आपको पास मान लिया जाता है। और ये जो वित्त विधेयक होते हैं ना, ये आपको सबसे पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से क्या होता है कि आपको पेश किया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आपको धन विधेयक, ठीक है ना, इस धन विधेयक के बारे में जो उल्लेख है तो आपको कहा है जानते हैं? तो आपको अनुच्छेद 110 में। किसमें है? अनुच्छेद 110 में। और वित्त विधेयक कहेंगे तो 117 में। क्या है? 117 में। तो देखिए, यहाँ वित्त का मतलब धन से यहाँ लिया गया है, ठीक है ना। देखिए, दोनों कुछ थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं धन विधेयक, किसका उल्लेख? अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक का 117 में। वित्त विधेयक कहाँ पे पेश किए जाते हैं? लोकसभा में। किसके पूर्व स्वीकृति से? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आपको 99 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए देखिए,
अब कह रहा है कि पंसिल समझौता कब हुआ था, बताने की आवश्यकता नहीं, पंसिल समझौता जो है वो आपको 1954 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, कि आपको सही हो जाएगा। तो ये जो पंसिल समझौता है कब होता है, तो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में होता है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई जो होते हैं वो आपको हस्ताक्षर करते हैं। तो साथियों इन चीजों को हम लोग क्या कर लिए कि आज क्लियर कर लिए, यानी कि 2022 के, ठीक है ना, कि जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के पूछे गए प्रश्न थे, ठीक है ना, यानी कि BSEB यानी बिहार बोर्ड के, ठीक है ना, 2022 में जो भी आपको पूछे गए प्रश्न थे पॉलिटिकल साइंस का, उसका आज हम लोग क्या कर दिए कि आपको एनालिसिस समाप्त कर लिए, ठीक है ना। कल से हम लोग क्या करेंगे कि आपको इससे आगे का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको देखेंगे। तो चलिए साथियों आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।